डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो उनकी नीतियां हैं और जो उसके अंतर्गत जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो भी सारी चीज़ें आती हैं, जो उसका बेस है डिफेंस टेक्नोलॉजी का, शुरुआत क्या है, भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने वाले जो शुरुआती जो चरण हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस तो आप जान ही रहे हैं, रक्षा प्रौद्योगिकी, ठीक है। रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में, रक्षा तो मतलब आप समझ रहे हैं, और प्रौद्योगिकी क्या है, टेक्नोलॉजी तकनीकी जो उसमें है, जो उसमें जो सारे तरह तरह के अपने तंत्र जो लगाए जाते हैं, जो मेथड्स लगाए जाते हैं किसी व्यवस्थित जो है तरीके को विकास करने के लिए, तो क्या है तकनीकी और तरह तरह की जो भी आर्मामेंट्स और उसमें जो भी नियम और व्यवस्थित जो भी सारी चीज़ें, संकल्पनाएं जो भी होती हैं उसमें लगाया जाता है, तो क्या है वो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। मेथड्स ऑफ डिफेंस जो है टेक्निक और भी बहुत सारी चीज़ें, नीति नियम जो भी लगाए जाते हैं उसमें, वो क्या है प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं। तो जो भारतीय जो प्रौद्योगिकी है, ये डिफेंस जो स्ट्रक्चर है, आपका जो डिफेंस स्ट्रक्चर है किस तरह से है, डिफेंस स्ट्रक्चर भारत की जो 3 सेनाएं हैं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना। अच्छा, इसके पहले हम बात करेंगे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, आप जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को करते हैं। और एक चीज़ और है, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन है भाई? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया तो ठीक है, लेकिन महिलाओं की भी भागीदारी हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत ज़्यादा है इस समय। तो उस समय इनको जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के साथ साथ न्यूक्लियर के मामले में भी बहुत आगे थे। न्यूक्लियर के मामले में इन्होंने अपना योगदान दिया और स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में इन्होंने अपना योगदान दिया। मिसाइल के मामले में भी इन्होंने अपना योगदान दिया। इस तरह से लोग संपूर्ण मेथड्स में इन्होंने अपना योगदान दिया। कभी DRDO में रहे, कभी जो है अंतरिक्ष के कार्यक्रम में भी थोड़ा इन्होंने योगदान अपना दिया। न्यूक्लियर के मामले में इन्होंने अपना योगदान दिया। तो कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि साउथ इंडिया से हम करते थे। और इसी के साथ ही जो है डॉक्टर कलाम के साथ ही जो है मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया का नाम डॉक्टर टेसी थॉमस, ठीक है ना, डॉक्टर टेसी थॉमस। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया जो है डॉक्टर टेसी थॉमस। आप जानते हैं कि DRDO का जो विकास हुआ 1958 में हुआ, और उस समय जो है डॉक्टर टेसी थॉमस के नेतृत्व में जो है अग्नि जो मिसाइल था, अग्नि का विकास हुआ। और इनको जो है डॉक्टर टेसी थॉमस को अग्निपुत्री भी कहा जाता है, क्योंकि इनके देखरेख में अग्नि का जो है, इनकी ही अध्यक्षता में अग्नि का विकास हुआ, अग्नि मिसाइल का। तो इनको अग्निपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप पॉइंट आउट कर लेंगे, अग्निपुत्री के नाम से भी जाना जाता है डॉक्टर टेसी थॉमस को, ठीक है ना। और रक्षा क्षेत्र की सबसे जो शीर्ष संस्था है, ये क्या है, कौन सी संस्था है? DRDO, ठीक है ना। और इसी के साथ ही जो है स्पेस टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो उसकी सबसे शीर्ष संस्था
इसरो है। और इसके साथ ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो उसकी सबसे शीर्ष संस्था कौन सी है? बार्क, ठीक है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है ना, बार्क। तो ये भी चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जो भारत की जो शीर्ष संस्था है वो क्या है? बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है ना। तो अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात आ ही गई है तो हम थोड़ा सा भाभा के बारे में भी कुछ चीज़ें देखेंगे और इसके साथ ही DRDO का हम समझ सकेंगे कि 1958 में इसका विकास किया गया DRDO का, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। और इसके चेयरमैन अभी प्रेजेंट में कौन है, कोई बता सकता है? अध्यक्ष के रूप में कौन है? समीर बी कामत, जहाँ तक मैं सही हूँ अगर बदले ना हो तो प्रेजेंट में जहाँ तक है भी अपडेटेड चीज़ें हैं लगभग, एक बार कोई इसको देख लीजिएगा स्टार लगा के। इस पर समीर बी कामत हैं जो कि रक्षा मंत्री के क्या हैं? रक्षा सलाहकार के रूप में होते हैं। कि DRDO के जो चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन जो होते हैं वो क्या होते हैं? रक्षा मंत्री के रक्षा सलाहकार के रूप में होते हैं, ठीक है ना, जो कि उस समय भारत की शीर्ष संस्था के रूप में थी। और आज़ादी के बाद 1947 के बाद जो है ये सबसे मतलब अहम DRDO जो है सबसे भारत की जो सबसे अहम और सबसे मुख्य जो है संस्था के रूप में थी। तो इसके जो चेयरमैन थे वो भारत के रक्षा मंत्री के रक्षा सलाहकार के रूप में है। देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ, एक तो रक्षा सलाहकार और इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, रक्षा सलाहकार और एक सैन्य सलाहकार, दो चीज़ें हैं। तो सैन्य अलग चीज़ है और रक्षा अलग चीज़ है, क्योंकि मैं खुद एक बार को कंफ्यूज कभी कभार हो जाता था पहले कि रक्षा सलाहकार क्या है और सैन्य सलाहकार। तो रक्षा मंत्री के जो सलाहकार के रूप में जो होते हैं तो DRDO के जो चेयरमैन हैं क्या है? रक्षा सलाहकार हैं, इसके रक्षा मंत्री के, ठीक है ना। लेकिन जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आप जानते हैं जो नया पद जो 2019 में सृजित किया गया, वो उसके जो वह है CDS जो है वह क्या है? प्रधान सैन्य सलाहकार है, इसके रक्षा मंत्री। तो इन चीज़ों में दोनों में डिफरेंस मतलब करके रखिएगा, मिक्स मत करिएगा, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वो क्या है? सैन्य सलाहकार है, प्रधान सैन्य सलाहकार है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई हमारी जो है DRDO की कुछ चीज़ें हमने जान लिए हैं। और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि DRDO क्या बनाती है, क्या चीज़ें वो डेवलप करती है। मिसाइल्स है, इंजन्स हैं, इंजन जो है, और इसके साथ ही जो है ड्रोन है, रडार ड्रोन, इन सब चीज़ों से आप लोग अवगत होंगे ना जो मैं बता रहा हूँ। और बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, ठीक है ना, बायोलॉजिकल जो जैविक हथियार हैं, ठीक है ना। जैविक हथियार के बारे में कुछ आप लोगों ने कभी पढ़ा है, कुछ जाना है कभी? जैविक हथियार क्या होते हैं? रासायनिक युद्धकर्म में जो प्रयोग किए जाते थे जैविक हथियार, ठीक है ना। पहले उसको भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या उसका जैविक हथियार का कैसे रहा और उसके क्या क्या कन्वेंशन हुए, कब उसको रोका गया, कब उस पर बैन लगा। हाँ, तो होता क्या था कि पहले के समय में जब युद्ध हुआ करते थे तो सबसे इजी वही था कि भाई जो मरता वो करता क्या ना। हाँ, जो सैनिक जो पीछे रह जाता था जब युद्ध के क्षेत्र में तो उसको सबसे आसान क्या लगता था कि अगले जो शत्रु जो सेना है उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ दिया जाए कि वहीं वो खत्म हो जाए। लेकिन उसके दुष्प्रभाव दुष्परिणाम कितने होते थे उसका बिना विचार किए काम होता था, ठीक है ना। तो जैविक जैसे एंथ्रेक्स का गोला छोड़ दिया तोप से, तो जहाँ भी जाके वो गिरा वहाँ क्या हुआ, सैनिकों को एंथ्रेक्स और तरह तरह के जो है बीमारियाँ और फैल रही हैं, महामारी वहाँ फैल रही है ना, वहाँ भी युद्ध क्षेत्र में या उसके सीमावर्ती क्षेत्र में। और कभी कभी आप लोगों ने नाम सुना होगा TNT, ट्राइनाइट्रोटोल्यूनि और फास्जीन। हाँ, फास्जीन एक विषैली गैस है जो क्या करती है, दम घोंट देती थी। जो जहाँ जिस जगह पर जाके गिरता था तो क्या करती थी वहाँ पे फास्जीन जो है एक तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो आपने
ये जो होता है जो कहते हैं ना सुहाने पे वो क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म जो है, क्लोरोफार्म जब सूर्य की उपस्थिति में जब क्लोरोफार्म आती है, मतलब उसको सूर्य के किरणों से जब संपर्क होता है तो क्या वो फास्जीन का रूप ले लेती है ना, क्लोरोफार्म, ठीक है ना। क्लोरोफार्म जब सूर्य की उपस्थिति में आती है तो क्या वो फास्जीन का रूप ले लेती है। तो इस तरह से फास्जीन का प्रयोग करना, जिससे क्या होता था उनके मतलब सांस रुक जाना, दम रुकना और सूंघने पे उनके सांस के संपर्क में जाने तो उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। तो इस तरह से बहुत सारे जो रासायनिक जो हथियारों का प्रयोग किया जाता था युद्ध कर्म में, बायोलॉजिकल वेपन्स का जो उपयोग होता था, तो काफ़ी जो है जान माल का नुकसान होता था। और इतना ही नहीं, वहाँ के आसपास के जो सिविलियंस होते थे, जो युद्ध क्षेत्र में जो भाग नहीं ले रहे हैं, वो भी सिविलियंस के ऊपर भी जो है इसका बड़ा बुरा असर पड़ता था। जिससे क्या होता था कि भाई मानव के जो वह है ना, मानव का जो कल्याण अहित जो है वहाँ हो रहा है, कल्याण की जगह पे उनका अहित हो रहा है। तो मानवाधिकार का क्या है हो रहा है, यहाँ पे हनन किया जा रहा है। तो इस पे भी बहुत सारे कन्वेंशन, बहुत सारे जो है तमाम बैठकें हुई हैं। मैं आगे आपको चर्चा में करूँगा उसके बारे में, थोड़ा सा आपको मैं परिचित करा दे रहा हूँ इन सब चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ें जो है एयरक्राफ्ट वगैरह भी बनाई जाती हैं DRDO के द्वारा। हाँ, एयरक्राफ्ट का भी निर्माण वहाँ होता है। और एक समय ऐसा था कि जब 1947 के बाद से जो है पाकिस्तान में जो सबसे पहला जो युद्ध हुआ था, सबसे उस समय आज़ादी के तत्काल तुरंत बाद ही जो है पाकिस्तान से युद्ध हुआ। और पाकिस्तान के बाद ही जो है सबसे उसके बाद जो है आप समझ सकते हैं कि इसमें ऐसा एक चीज़ और आप नोट कर लें, इसमें 59 प्रयोगशालाएँ, इसमें अनुसंधान प्रयोगशालाएँ हैं इसकी DRDO की। पूरे देश में 59 अनुसंधान प्रयोगशालाएँ हैं। और जो DRDO का जो विकास किया गया, DRDO के विकास से पहले ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा 1947 से लेके अगर आप तक की बात की जाए तो उसके बीच में जो शुरुआती जो चरण इसका रहा है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जो बार्क की मैंने बात किया, बार्क किसके नाम पे पड़ा है, भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट किसके नाम पे पड़ा है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पे पड़ा हुआ है। तो इस समय वो जो डॉक्टर भाभा के नाम पे जो नेतृत्व में एटॉमिक एनर्जी कमीशन का गठन किया गया, इसके नेतृत्व में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पे एटॉमिक कमीशन का गठन किया गया, जो कब किया गया, 1948 में गठित की गई। हाँ, आप नोट करेंगे एटॉमिक कमीशन, एटॉमिक न्यूक्लियर कमीशन। में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में इसका गठन किया गया, जो कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उसके बाद ही पंचवर्षीय योजनाएं आई। पंचवर्षीय योजनाएं में आप जानते हैं कि समय समय पे जो है जो विकास की जो सीढ़ियाँ रखी गई, विकास की जो उसमें बातें की गई पंचवर्षीय योजना में। तो पंचवर्षीय योजना शुरू होने से पहले जो है हम हमारे मतलब जो युद्ध हुए भारत से, जो पाकिस्तान के युद्ध हुए आज़ादी के तुरंत पश्चात थी। और DRDO की जो संकल्पना थी, जो DRDO का 1958 में ही वो धराशायी हो गई कहीं कहीं। मतलब जो हम जिस मामले में चाह रहे थे रक्षा तंत्र में सबसे आगे निकलने के लिए, आप समझें कि लगभग एक ऐसा समय रहा जो कि चीन से भी युद्ध हुए कई और पाकिस्तान से भी युद्ध हुए, लेकिन उस समय भारत जो है मिसाइल के मामले में बिल्कुल नील था, जीरो। मिसाइल टेक्निक उसके पास जो है टेक्नोलॉजी उसके पास विकसित नहीं हो पाई थी। उसका कारण रहा कि लगातार बैक टू बैक जो युद्ध हुए पाकिस्तान से हुए, तो उसके बाद जो है फिर 62 में चीन से हुए, फिर 65 में पाकिस्तान इससे हुए, 65 में पाकिस्तान से हुए, फिर 71 में पाकिस्तान से हुए।
और इस तरह से जो डेवलप्ड जो कंट्रीज थी वो भी जो है ऐसे कंट्रीज का जो मतलब साथ दी, जैसे पाकिस्तान जैसे कंट्रीज का जो है, अमेरिका जैसे देशों ने साथ दिया, तो भारत को कहीं कहीं पीछे कर दी थी। तो लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में जो है 1969 में क्या हुआ, 62 से शुरू होकर और 1969 में इसरो का विकास हुआ, मतलब जाके फाइनली इसरो जो है 1969 में अपना रूप ले लिया। और अगर एक कहीं कहीं एक चीज़ को पीछे छोड़ा, लोगों ने एक चीज़ को पीछे किया, तो इस युद्ध ने, लोगों ने मतलब इस युद्ध ने अगर कहीं कहीं DRDO को पीछे किया, तो भारत ने क्या किया कि अपने रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया अपना, उसको तेज़ी से जो है उसको आगे बढ़ाया। तो जो स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ न्यूक्लियर को भी उसने आगे बढ़ाया। जैसे 74 में क्या हुआ, परमाणु पोखरण जो है क्या हुआ, पोखरण परमाणु जो हुआ टेस्ट हुआ, जो कि किसके समय में हुआ, इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ। और आप समझ सकते हैं आर्यभट्ट को जो है किस समय 75 में आर्यभट्ट को भी जो कि पहला जो है कृत्रिम उपग्रह था उसको डेवलप किया। तो कहीं कहीं अगर DRDO पीछे हुआ तो हमने जो है न्यूक्लियर और इसके जो है स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में कदम रखना शुरू किया कि चलो भाई एक को पीछे करोगे तो और हमारी तकनीक को तो पीछे नहीं करोगे ना। तो हमारे देखिए ये जो संकल्पना थी, ये एक तरह से विल पावर जो थी ये किसकी थी, हमारे इन्हीं वैज्ञानिकों की थी। चाहे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हो, चाहे मैंने जिनका लेडी का नाम बताया अभी, क्या नाम बताया, क्या नाम, हाँ थॉमस का नाम बताया, मैडम जो डॉक्टर थॉमस थी उनका, चाहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, इन लोगों ने बड़ा ही अपना जो है योगदान दिया इसको आगे बढ़ाने में। मतलब कहा जाता है कि उस टाइम में जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो है रेगुलर जो है हमारे उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनसे उनकी रेगुलर बातचीत होती थी। मतलब बिना उनसे बात हुए किसी दिन आगे मामला, मतलब अगला दिन नहीं होता था, इस टाइप से कहा जाता है कि उनसे रेगुलर संपर्क में बने रहते थे। उसका कारण भी देखिए था ना कि बैक टू बैक जो युद्ध होने शुरू हुए, तो लगा भी हमारे देश के जो मुखिया रहे, इनको लगा भी कि अब हमें वास्तव में तकनीकी की आवश्यकता है। जो भी कुछ था अंग्रेजों ने और डच फ्रांसीसियों ने और सबने जो है लूट लिया, जो भी हमारे धन संपदा थे उनको तो लूटा ही। अब हमारे पास क्या है, फिर से हमें अपने आप में स्टैंड होने की जरूरत है। तो उस समय के प्रधानमंत्री को जरूरत लगी कि हमें वास्तव में अब तकनीकी का विकास करना है। और इस समय जो है उनके बाद ही उन्हीं की पुत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। उन्होंने 74 में पोखरण परमाणु परीक्षण किया और भी तमाम अपने 71 में जो है उन्होंने मानेक शॉ को आदेश दिया कि भाई इनको पाकिस्तान को 2 भागों में बांटो। जबकि उस समय हिंद महासागर में अमेरिकी जो सैन्य थी वो गश्तें पूरी लगा रही थी। अमेरिका जो है उस समय पाकिस्तान का पूरा हिमायती भी हुआ करता था उस समय से लेके और 99 तक समझिए आप, कारगिल वार तक जो है पूरी तरह से उसका हिमायती हुआ। तो बाद में जब बराक ओबामा और W बुश आए और इन लोगों ने जो है अपना पूरा सहयोग दिया, समर्थन किया। और अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र भी हुआ जहाँ अगर कहीं भी भला नहीं है तो कहीं वो किसी साथ देने वाला नहीं हुआ। जहाँ भी उसका लेस मात्र भी कहीं से कुछ भला है वहीं वो उसका साथ देने वाला है। और आज के समय में भी है कि उसके पास इतने हथियार हैं, इतने उसके पास तमाम जो है आर्मामेंट्स हैं कि अपने आर्मामेंट्स को बेचने के लिए जो है कहीं किसी के बीच में भी जो युद्ध कभी भी करा सकता है, ठीक है ना। तो मतलब ये चौधरी बना उसका गया, चौधरी मतलब ये अपने वाला चौधरी नहीं, चौधरी भी होता है, उसका मतलब ये है कि अपने आप में सबसे बड़े लेवल का जो व्यक्ति है, तो समाज में सबसे बड़े लेवल का जो व्यक्ति है उसको चौधरी के नाम से डिनोट करते थे। तो हमारे देश में भी वो चौधरी टाइप का ही हुआ, सबसे अपने वरिष्ठ लेवल का ही हुआ है, तो उसका चौधरी बना गया नहीं। हाँ, तो इसी क्रम में हम आगे देखेंगे। और जहांगीर बाबा का तो प्लान फेल हो गया था ना, जहांगीर बाबा का तो प्लान फेल हो गया था ना। प्लान फेल, देखिए जो भी चीजें रही, लेकिन इन्होंने जो है उसका किया तो मतलब एक साल में दिया था। हाँ, शुरुआत देखिए कभी भी होता है। केस ईवन रहे इसरो में तो
तो उनका भी तो लैंड रोवर जो उन्होंने छोड़ा वहाँ पे तो भी तो फेल हो गया कहीं कहीं, वो सारी चीज़ें तो होता है, ऐसा कभी फेल होता है, कभी सक्सेस होता है, कभी अनसक्सेस होता है। जरूरी नहीं कि 104 से ऊपर जो अंतरिक्ष में जो छोड़े गए हैं ये सैटेलाइट्स, तो क्या 104 के अलावा और भी तो बहुत सारे छोड़े गए, लेकिन सक्सेस कितने रहे हमारे पास, जो हमारे पास काम कर रहे हैं ना। तो कभी सक्सेस होता है, कभी अनसक्सेस भी हो जाता है, कुछ चीज़ें उनका प्लान है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो ऐसा ही है ना, प्रयोग के ऊपर भी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो ऐसा ही होना है। एक चीज़ और आप लोग थोड़ा सा विशेष रूप से नोट कर लें, लगभग ये पूछा ही जाता है, ये जो कमांड है, सैन्य जो कमांड है तो किसके, थल सेना के। इधर क्या है, नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। जैसा कि आप जानते हैं उधमपुर जो है ये नॉर्थ कमांड का है क्षेत्र, जो हमारा ये सेना का जो कमांड है, थल सेना जो कमांड है, उत्तरी कमांड जो है क्या है, उधमपुर। ठीक है, उधमपुर कहाँ, ये जम्मू कश्मीर में उधमपुर। नीचे जो है पुणे है, महाराष्ट्र में है पुणे। और इसके बाद जो है कोलकाता है, ईस्ट। ईस्ट कमांड, ईस्टर्न कमांड जो है वो क्या है, कोलकाता है। और वेस्टर्न कमांड जो है, आश्चर्य होगा आपको, इस शिमला में है। और आश्चर्य क्यों होगा, क्योंकि शिमला वेस्टर्न में है नहीं, लेकिन इसका जो है वेस्टर्न कमांड बनाया गया है शिमला को। ठीक है ना, क्यों आश्चर्य होगा भाई, कुछ तो बताए, आधी आबादी इधर कहीं है, इस तरफ, इसलिए वेस्टर्न कमांड आपको आश्चर्य होगा, तो ध्यान रखिएगा, इस चीज को भूलिएगा नहीं। और दक्षिणी और पश्चिमी, दक्षिण पश्चिम जो कमांड है वो कहाँ है, जयपुर में। जयपुर। और क्या बच रहा है अभी, लखनऊ का कौन सा कमांड है भाई, मध्य कमांड। मध्य कमांड लखनऊ। कुल 6 कमांड है, कितने कमांड हो गए, हो गए सभी। तो इन्हें आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कभी कभी पूछता है कि मध्य कमांड किधर है, और खासकर पूछ भी सकता है, क्योंकि अभी सीनियर जो हमारे आए हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है चौधरी, मिस्टर चौधरी, वो कहाँ से संबंधित हैं, मध्य कमांड से, लखनऊ से संबंधित हैं। मैं आगे भी उसकी भी जिक्र करूँगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भी। तो सभी नोट कर दिया, बना लिया, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और इसके अलावा आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे, इसको हटा देंगे आप। थल सेना में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते थे, पहले कौन होते थे, सबसे जो वरिष्ठ लेवल के जो होते थे, जनरल, मेजर जनरल नहीं, सबसे जो वरिष्ठ जो होते थे, फील्ड मार्शल जो होते थे, फील्ड मार्शल हुआ करते थे, फील्ड मार्शल। लेकिन अब ऐसा नहीं है। और सबसे पहले जो फील्ड मार्शल थे कौन थे, सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ जो है सबसे पहला जो फील्ड मार्शल जो था भारत का, वो सैम मानेकशॉ था, या के एम करियप्पा था, कौन था,
करियप्पा सेकंड नंबर पे थे ना। हाँ, जनरल करियप्पा जो है, KM करियप्पा, जनरल के सामने नहीं लगा रहेगा। KM करियप्पा जो है क्या थे, फील्ड मार्शल। और अगर क्रम हमें लिखना हो तो सबसे पहला जो क्रम है, बाकी बहुत सारे छोटे छोटे क्रम हैं, इसको हम नहीं जाएंगे। मुख्य रूप से जो हमारे क्रम है आर्म फोर्सेज में, चीफ आर्म स्टाफ में, वो क्या है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें आप, जो इस समय के प्रेजेंट के जो थल सेना जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? नहीं, ये पांडे हैं, मनोज पांडे है ना। तो इसको ध्यान रखना होगा आपको, करंट से भी संबंधित हमें बातें जो है ध्यान रखनी होंगी। मनोज पांडे जो है इस समय थल सेना अध्यक्ष के रूप में, ठीक है ना। आप लोग देखें इसको, लेफ्टिनेंट जो है, हम इसको बढ़ते क्रम में रखेंगे, एक्सटेंडिंग ऑर्डर में। लेफ्टिनेंट, उसके बाद कैप्टन, लेफ्टिनेंट, उसके बाद कैप्टन, उसके बाद मेजर, ठीक है, मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, है ना। लेफ्टिनेंट कर्नल, और आगे अगर बढ़ेंगे इसी से और आगे इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कर्नल, ठीक है, उसके बाद ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, मेजर जनरल, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद जनरल, फिर फील्ड मार्शल हुआ करते थे। फिर उसके बाद फील्ड मार्शल हुआ करते थे। लेकिन फील्ड मार्शल का जो है पद समाप्त किया गया, वो भी मैं बताऊंगा कब समाप्त किया गया, क्यों समाप्त किया गया। और हमें फिर फील्ड मार्शल की जगह पे हमें जो है CDS की जरूरत क्यों पड़ी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। और सबसे पहले भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे। और क्यों पड़ी, फील्ड मार्शल जो है मानेक शाह को ही इन्होंने आदेश दिया था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, कि वो पाकिस्तान को 2 भागों में डिवाइड करें और जो भी अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश पर, मतलब पूर्वी पाकिस्तान पर, उन अत्याचार को समाप्त करके उसको 2 भागों में डिवाइड करके अलग राष्ट्र का जो है गठन किया जाए, ठीक है ना। तो श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम में जो है, जो आज के समय में आपका बांग्लादेश है, वो क्या हुआ करता था पहले, 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वहाँ के हमारे जो है डिवाइड करने वाले उस समय थे, और किस तरह से वो कितने चालाक थे, और अंग्रेज कितना चालाक थे कि मतलब पूरी, मतलब आप तरह से समझ रहे, हमें बाहर का नक्शा तो खैर नहीं बनाने आएगा जैसे भी है, लेकिन इधर अगर पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश है, तो आते कैसे रहे होंगे, मतलब पाकिस्तान, भारत में से घुस के आते होंगे पूर्वी पाकिस्तान में, मतलब कैसे, मतलब क्या था
कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, और रास्ता कैसे था भारत में से उन्हीं के घर में से घुस के जाने, मतलब हद है किसी चीज़ की। और कभी आपको जो है समय मिलेगा कि इंटरनेशनल रिलेशन में भी तो मैं बांग्लादेश की मैं बातें बताऊंगा कि बहुत ही जो है शेख मुजीबुर रहमान वहाँ हुआ करते थे। मैं टॉपिक से यहाँ हट गया हूँ। शेख मुजीबुर रहमान के साथ कितनी जो है वहाँ पे बर्बरता हुई और किस तरह से जो है वहाँ पे लोगों के साथ सिविलियंस के साथ कितनी बर्बरता हुई। हाँ, तो इसमें जो भी इससे रिलेटेड राजनीति से संबंधित जो लोग होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उसको समझते होंगे, इसको पढ़े होंगे। और फिर आज के डेट में यही जो हमारी प्रधानमंत्री जो है वहाँ की शेख हसीना, तो वो मुजीबुर रहमान की पुत्री थी। और कैसे ये लोग उस समय जब इनके ऊपर अटैक हुए, इनके फैमिली के ऊपर अटैक हुए, तो कोई आलमारी के बीच में छुपा, कोई जाके किसी बर्तन के बीच में छुपा, और अंत में शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया गया। हाँ, तो छुपने के बाद भी आज स्थिति ये रही कि वो मतलब अस्तित्व में रही, और आज के डेट में बांग्लादेश की क्या है प्रधानमंत्री। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कैसी कैसी स्थितियों से जो है भारत होके निपटा है। और आयरन लेडी के रूप में कहते हैं ना, जब ईश्वर ने साथ दिया भारत का, तो एक आयरन लेडी हुई, और उस आयरन लेडी ने इस तरह के अत्याचार को 1 मिनट में समाप्त किया। मतलब मिनटों में आदेश लेके, मिनटों में अपने डिसीजन को लेके, और सैम मानेकशॉ को उन्होंने आदेश दिया कि इसको अब तत्काल जो है ऐसा हो जाना चाहिए। जबकि उस समय अमेरिका जो है चिर प्रतिद्वंदी था, आप समझ लीजिए विरोधी था भारत का, और पाकिस्तान समर्थक भी था। लेकिन उस आयरन लेडी की बदौलत जो है ये काम संभव हो पाया, इस प्लान को संभव किया जा सका। ठीक है ना। तो मैं कहा था भाई, ये हो गया ना, ये आपने नोट कर लिया इसको। कहीं से कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? सब क्लियर हो रहा है ना? कहीं से किसी को भी कहीं से कुछ कंफ्यूजन होगी, या हो सकता है कोई दूसरे बैकग्राउंड से हो, चाहे हिस्ट्री से नहीं हो तो इतिहास से नहीं हो, अगर है या और किसी सब्जेक्ट से नहीं हो सकता है, कोई संस्कृत, हिंदी या लिटरेचर, इस तरह साहित्य के सब उससे हो, तो थोड़ा बहुत अगर किसी को कहीं से भी कोई दिक्कत होगी तो थोड़ा सा हमें वहाँ टोकेगा, तो मैं कुछ इतिहास में उसको ले जाऊँगा, उससे हो सकता है समझ में आ जाए ना, कोरिलेट जब मैं करूँगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। हो सकता है किसी चीज़ को मैं कुछ लोगों से शेयर कर रहा हूँ तो कुछ लोग अधूरे रह रहे हो, तो ये चीज़ें बिल्कुल ना होने पाए ना। जो कहीं किसी को नहीं समझ में आएगा तो उसको कहानी के रूप में फिर लेके चलूँगा, थोड़ी देर 2-4 मिनट, तो समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सर ये जो जनरल होते हैं, हाँ, ये पेपर से जाते हैं कि उनका वो होता है जनरल पदोन्नति होता है पेपर से जाते हैं? जनरल देखिए, आप वहाँ देखे होंगे कि एनडीए के थ्रू जाते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो जाते हैं, फिर शुरू में एकाएक नहीं जाते, प्रमोशन अभी जब उस समय आपको मैं कहूँ एक छोटा सा वृत्तांत, जिस समय में तालिबानियों का इस पर जब हमला होगा, मतलब उस पर इंट्रोड्यूस जब हो गया उनका, इस पर कब्जा कर लिया, और उस समय अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने अपना जगह छोड़ के जब वो भाग लिए दूसरे देश में, तो उस समय क्या हुआ था कि लगभग 78 या 60 के आसपास में उनके कैडेट्स, मतलब अफगानिस्तान के कैडेट्स जो है वो कहाँ देहरादून में आके प्रशिक्षण ले रहे थे। अब सोचो आप, इधर तो घर तो लूट गया, अब उनका प्रशिक्षण लेना तो बेकार हुआ है। तो इधर वो प्रशिक्षण ले रहे थे और इधर घर लूट गया। तो खैर अब वो गए होंगे उनके देश में, उनको एक्सेप्ट किया, कैसे क्या किया, एडजस्ट किया, समायोजित किया, क्या किया, लेकिन क्या मतलब रहा ऐसे। तो पुणे में भी है, देहरादून में भी है, इस तरह से सैन्य प्रशिक्षण वहाँ पे मिलते हैं। एक जगह है महू क्या है, आर्मी वार कॉलेज है। तो ये सब चीज़ों से मैं आप लोगों को अवगत कराता रहूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टेबल्स हैं जो आपको बताना है कि कहाँ आर्मी वार कॉलेज है, कहाँ कौन सी ट्रेनिंग कॉलेज है, कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, सब आगे आप लोगों को मैं बताऊँगा, और आप लोग भी कभी कभी देखते भी रहा कीजिए। तो इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हो गया अपना फील्ड मार्शल जो मैंने बताया, सैम मानेकशॉ, तो आपने नोट कर लिया ना। अब मैं आता हूँ CDS पे, कि भाई फील्ड मार्शल को हटा के CDS का गठन कैसे किया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS।
जो आज के समय में जयशंकर हैं, कौन है? उन्हीं के फादर हैं कौन? के सुब्रमण्यम, जिनको कारगिल समीक्षा जो है समिति का अध्यक्ष जिसको बनाया गया था उस समय। तो यह जयशंकर के द्वारा जो है जब समीक्षा किया गया कारगिल युद्ध और उस समय की जो तमाम परिस्थितियों का, तो उन्होंने जो अपनी समीक्षा में जो चीज़ें दिया, जो अपनी जो कमियों को देखा, जो और भी जो समीक्षा की उसकी किया जो, तो उसमें उन्होंने पाया कि जो तीनों सेनाओं का जो समन्वय है ना, वो सही सामंजस्य सही हो नहीं पा रहा है। कुछ चीज़ें तितर बितर हैं और हम कहते हैं एक सीमित जो युद्ध हो रहा है, इस तरह के जो लिमिटेड वार्स हैं, अगर हम इसमें अगर इतने तितर बितर हैं तो आगे के युद्ध के लिए हम तैयार कैसे हो पाएंगे? अगर हमारी व्यवस्था अगर इस तरह की रहेगी, तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में एक चीज़ दिया कि हमें वास्तव में तीनों सेनाओं के प्रमुखों को जो रिस्पांस अच्छा नहीं दे पा रहे हैं उस हिसाब से किन्हीं कारणों से, तो होना क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि एक सीडीएस का गठन होना चाहिए। के सुब्रमण्यम ने यह चीज़ बताया कि आप नोट कर सकते हैं, कारगिल समीक्षा समिति के जो अध्यक्ष थे के सुब्रमण्यम। हाँ, ये भी आता है, ये भी पूछा जाता है बहुत सारे क्वेश्चन में एग्जामिनेशंस में। कारगिल समीक्षा समिति के जो अध्यक्ष थे। तो उन्होंने समिति से मतलब जो सिफारिश यह किया कि इसमें कुछ परिवर्तन की जरूरत है, जो कि वास्तव में सही रिस्पांस मिल नहीं पा रहा है। तो 1999 में उन्होंने यह अपने समिति को जो है पेश किया, इस जो है समीक्षा को पेश किया, अपना रिपोर्ट पेश किया कि इस तरह की एक हमें गठन की जरूरत है, जो कि रिस्पांस जो है सिस्टम एक होना चाहिए, केंद्र होना चाहिए जो तीनों सेनाओं के प्रमुखों की, भाई यहाँ पे एक जल सेना है, थल सेना है और नभ सेना, ये वायु सेना है। तो ये तीनों के अलग अलग अपना दे रहे हैं, कोई कह रहा है उनके ऊपर डाल रहा है, कोई कह रहा है उस सेना के ऊपर डाल रहा है, तो ये भी तो होती है ना। तो उनको तीनों जो है रिस्पांस किसी को करें, इस तरह से कोई एक होना चाहिए। तो उस समय क्या था कि देखिए इच्छा शक्ति की कमी हुआ करती थी। कभी ऐसा मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि कुछ ऐसी गवर्नमेंट थी जो उसको टाल मटोल करने की जो आदतें रहती थी, जबकि 2001 में इसको प्रस्तुत किया गया, मंत्रिमंडल जो है मंत्रिमंडल में इसको प्रस्तुत किया गया कि इस तरह की चीज़ें इसको हमें एक सीडीएस का गठन किया जाना चाहिए 2001 में, लेकिन उस पर जो है अमली जामा पहनाया नहीं जा सका। लेकिन जब 2019 में 15 अगस्त 2019 को लाल किले से इन्होंने मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया 15 अगस्त 2019 को, इसका घोषणा जो किया 2019 को, एक घोषणा इन्होंने किया कि इस तरह से हम इसका गठन करने वाले हैं, ठीक है ना, इसका सीडीएस का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन करने वाले हैं। और इन्होंने क्या किया कि इसको विस्तार दिया, और इसको विस्तार कैसे दिया? 31 दिसंबर 2019 को पहली नियुक्ति जनरल बिपिन रावत की उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में उन्होंने किया, मतलब मंत्रिमंडल समूह ने कर दिया। और उनके पास जो इच्छा शक्ति थी, उसी इच्छा शक्ति के बदौलत उन्होंने उसको अंत में उस रूप को उन्होंने लाया। अच्छा, एक चीज़ और रही, जब कारगिल युद्ध हुआ था तो उसमें उस समय उन्हीं की गवर्नमेंट थी, मोदी जी की, ठीक है। और उसके बाद 2001 तक उन्होंने पूरा प्रयास किया कि इसको हम कर सकें। जबकि आप ये भी नोट कर सकते हैं कि सीडीएस के जो पद हैं पूरे विश्व में, मतलब ऐसे ऐसे देशों के पास हैं, इटली, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, हाँ नोट कर लीजिए, इटली, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन
अमेरिका, कनाडा, इस तरह की कंट्रीज के पास जो है सीडीएस के पद वहां पे ऑलरेडी हैं। जबकि इस तरह के उदाहरण को देखकर भी हमारे मंत्रिमंडल समूह ने उस पर अमल नहीं ले पाए, उसको नहीं इंटरेस्ट नहीं ले पाए। लेकिन मोदी जी ने इसको 31 दिसंबर 2019 हमारे प्रधानमंत्री ने इसको नियुक्त कर ही दिया और एक गठन किया, इस तरह के पद को जो है सृजित किया। और जनरल बिपिन रावत 31 दिसंबर 2019 को पहले सीडीएस हुए और संयोग से उनकी जो आकस्मिक जो दुर्घटना में मृत्यु हुई, कहाँ हुई भाई कोई बता सकता है? जहाँ तक कुंदूर में, कर्नाटक के कुंदूर में हुआ था क्या हादसा? कुंदूर में, हाँ कहाँ? नहीं उधर नहीं, साउथ में हुआ था, कुंदूर में हादसा हुआ था। तो उसमें वो मारे गए, उसमें उनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में। और अब मैं आपको फिर से वही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि जो रक्षा मंत्री का जो कौन होता है, सैन्य जो प्रधान सैन्य सलाहकार कौन होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ही होता है, ठीक है, जो सीडीएस होता है। और जो मैंने पहले बताया था वो क्या था? वो डीआरडीओ का क्या था? रक्षा मंत्री के रक्षा सलाहकार। इस चीज को आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा ना, ठीक है? हाँ, सीडीएस की नीचे सर प्रधानमंत्री जो सबसे वरिष्ठ होता है उसमें, जो जैसे जनरल की मैं बता रहा था आपको क्या थे, सबसे लास्ट में इसके पहले जनरल के बाद जो होता है, जनरल जो होता है लास्ट में, तो कौन था? फील्ड मार्शल में पहले जनरल होता था। तो जनरल के पद तक जो आता है उस समय वरिष्ठता के क्रम में, फिर उसी को जो है सीडीएस के, मतलब फील्ड मार्शल को खत्म करके उसकी जगह पे क्या कर दिया गया? सीडीएस का गठन कर दिया गया। तो जनरल तक जो पहुंचता है वही जो है जाके ऑटोमेटिकली क्या होता है? सीडीएस के पोस्ट पे उसी की नियुक्ति होती है। कार्यकाल तो निश्चित इसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं कि कुछ वर्ष से होता है, इसको क्लियर मैं करा दूंगा आपको कि इतने वर्ष या तो पहले हो या तो पहले सेवानिवृत्त किया है तक, इस तरह से जैसे होता है और भी पदों के लिए उस तरह से है कि भाई पिछला वाला वेट नहीं करेगा जब तक इनका नहीं 45 तो कम हो गई, 65 और 60 की बात है इसमें, ठीक है ना? जो पहले हो जाए, पहले जो हो जाए, सेवानिवृत्त किया या उसकी आए, ठीक है ना? इस तरह से। तो और इस समय जो है सेकंड जो मतलब जनरल बिपिन रावत के बाद कौन हुआ है? सीडीएस नहीं भाई, जनरल अनिल चौहान। कहाँ के हैं वो? मध्य कमांड के हैं, लखनऊ के, मैंने अभी बताया। मध्य कमांड से सीडीएस गए यहाँ से। जनरल अनिल चौहान जो लखनऊ के मध्य कमांड से जो गए। मुकुंद नरोड़े का नाम आप क्यों ले रहे हो? अच्छा, वो एक्चुअली बात वो नहीं है, इसमें आपके नाम पे जुबान पे इसलिए वो नाम आ रहा है कि इनके जगह पे उन्हीं का नाम ज़्यादा चर्चा में है, तो इसलिए वो ध्यान में है। लेकिन यही चौहान, जनरल अनिल चौहान ही बनाए गए, ठीक है ना? तो ये रही आपकी जो है सीडीएस के जो पोस्ट का जो सृजन हुआ, पद का जो सृजन रहा, और इसके बारे में जो भी हैं, जो भी सारी चीज़ें। अब मैं बात करता हूँ मिसाइल टेक्नोलॉजी की, ठीक है ना? थोड़ा सा ही बता पाऊँगा मिसाइल के बारे में, ताकि अगले नेक्स्ट डे में क्या चीज़ें हैं उसके बारे में और चल। देखिए, दो तरह के मिसाइल होते हैं, सही है, ठीक है। दो तरह के मिसाइल होते हैं, एक जो है बैलिस्टिक मिसाइल होता है और एक क्रूज मिसाइल होता है, ठीक है? नोट करेंगे आप टाइप्स ऑफ
मिसाइल्स, बैलिस्टिक एंड क्रूज। इसमें भी आप लोग डिफरेंस करेंगे, कुछ चीज़ों का डिफरेंस है, कैसे कैसे क्या है उसको थोड़ा समझेंगे भी और लिखेंगे भी, दोनों चीज़ें हैं। बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है वो होता क्या है कि जनरली 8000 से जो है 11000 किलोमीटर की जो दूरी की इसकी लगभग की मारक क्षमता होती है, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल। और इसकी एक चीज़ और है, बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत आप समझिएगा, इसके मार्ग के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के मार्ग के आधार पे, उसके मतलब जो पाथ है ना, पाथ के आधार पे। और 18 किलोमीटर ऊंचाई पे क्या होता है, इसको परवलित किया जाता है। इसको पहले तो सीधे 18 किलोमीटर ऊंचाई पे जाता है और प्रोजेक्टाइल मोशन में जाता है। कौन? बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में ध्यान दीजिएगा। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, इस तरह से होता है, यहाँ से शुरुआत होती है। और आप अगर कोई साइंस का इसमें स्टूडेंट होगा तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि हाइट में क्या होता है, जो वेग होती है, वेलोसिटी जो होती है सबसे हाईएस्ट उस पे, वो क्या होती है, यहाँ 0 हो जाती है, ठीक है। जो प्रक्षेप की जो गति होती है, परवलय की जो गति होती है, वो हाइट में क्या होती है, यहाँ पे 0 हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर जो वहाँ से, जैसे अगर आपने मान लीजिए कि ऐसे 45 के अगर डिग्री पे अगर आपने, क्या है वो अभी जो भाला फेंकने वाले हैं नहीं, भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा, उन्होंने जो भाला फेंका होगा किस पे फेंका होगा, 45 पे फेंका होगा ना। जल्दी जो 45 पे जो परवलय को जो मतलब वो किया था, प्रोजेक्टाइल किया जाता है, तो 45 पे माना जाता है कि जाएगा और अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो लॉन्ग डिस्टेंस तय करेगा ना। तो 45 डिग्री पे फेंका होगा और जाके जो है कितना गिरा, 89 पॉइंट समथिंग, कितना 88 भाई, ये सब चीजें आप लोग मतलब नहीं, 84 नहीं था, 88 पॉइंट समथिंग का। तो आप लोग बिल्कुल ये सारी चीजें करंट की चीजें हैं ना, इसको ध्यान रखना होगा। और इसमें ये भी पूछ रहा है कि आज के समय में मैं फिर से अपने उससे हट रहा हूँ, जो भी आपके ये एक्सप्रेस वे वगैरह बन रहे हैं, यहाँ तक कि वो भी चीज़ें आजकल पूछ रहा है कि मतलब कितने डिस्टेंस का है, 93-96 किलोमीटर पॉइंट समथिंग 700 मीटर, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप लोग इसको ध्यान रखिए, जितने भी एक्सप्रेस वे का जो निर्माण हो रहा है ना, कितने, पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस वे इतना है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का इतना है, तो फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेस इतना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग करंट के कोई हैं आप लोगों के अभी, वो हाँ सर पढ़ाते हैं, वो सब चीज़ें थोड़ा वो बताएंगे आगे। तो जो हम प्रोजेक्टाइल में इसको जो अपना बैलिस्टिक मिसाइल भेजते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, गुरुत्व बल के ऊपर आधार पे, फिर गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर फिर वो आके फिर गिरता है पृथ्वी पे, ठीक है। तो होता क्या है कि भारत में इसकी संख्या, बैलिस्टिक मिसाइल की संख्या ज़्यादा है। जो बैलिस्टिक मिसाइल यूज करने की जो वो है भारत की, वो ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल ही यूज करता है। और सही पूछिए तो 5000 तक का जो है, कौन सा है अभी, अग्नि है, हाँ अग्नि 5000 है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे कहा यह जाता है कि 5500 है इसका, मतलब वो इसमें IBM इंटरकॉस्ट बैलिस्टिक, इसमें ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बताते हैं कि ये भाई ICBM में नहीं है, हाँ ये तो आपके दूसरे उसमें है, ICBM से पहले वाले में है, क्योंकि 500 किलोमीटर कम है उसमें। तो फिर कहा भारत ने कि चलो अगर ये ऐसा बताते हो कि 500 किलोमीटर कम है, तो चलो हम एक और जो है अग्नि 6 का निर्माण करते हैं, थोड़ा और तेजी से और आगे जाएगा। तो ये क्या है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक छोड़े जाने की इसकी वो रहती है। लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी है। कमी क्या है कि ये जो है रडार की पकड़ में आ जाता है बड़ी तेजी से, ठीक है, रडार के पकड़ में आ जाता है। अब मैं यहीं पे कंपैरिजन भी करता चलता हूँ कि लेकिन क्रूज मिसाइल क्या करता है, बहुत बारीकी से आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। क्रूज मिसाइल क्या करता है कि वो बिल्कुल इस तरह से पृथ्वी के समांतर चलता है, इस तरह से सतह से सतह,
ठीक है। और जैसे होता क्या है कि क्रूज मिसाइल एकदम समांतर चलता है, मुश्किल से 300 किलोमीटर तक की ही मारक क्षमता इसकी होती है। किसकी? क्रूज मिसाइल। और जनरली इसको किया क्या जाता है क्रूज मिसाइल को, वो बॉर्डर एरिया पे, मतलब बिल्कुल बॉर्डर पे ले आकर उसको दागते हैं कि अगर कहीं बाई चांस जो है अगर कहीं टकरा गया तो दूसरे बॉर्डर नहीं जाके टकराए, अपने देश में कहीं टकराए। इसको क्या करते हैं, बॉर्डर तक लेकर जाते हैं वहां तक, और वहां से फिर दागते हैं। दागो और भूलो, हाँ ठीक है, तो फॉरगेट, हाँ दागो और भूल जाओ की नीति है इसकी। क्यों क्या करता है कि अपने लक्ष्य को ढूंढ के जो है बिल्कुल भेज देगा, और जो है काफी मतलब पैरेलल, पृथ्वी के पैरेलल भी चलता है। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल क्या करते हैं, पहले हाइट पे भेजते हैं उसको, 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे उसको भेज के, और फिर परवलित तो अपने आप हो जाता है फिर वहां से जाके, तो इसलिए इसकी दूरी क्या होती है, ज्यादा होती है। और ये लगभग 300 के आसपास में क्रूज मिसाइल, जो कि ज्यादातर भारत जो है मैंने बताया आपको किसका प्रयोग करता है, बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग करता है। मैं और आपको कुछ चीजें बताऊंगा। PATLA क्या है भाई, ये सब चीजें देखो पटना वाले आगे जान रहे हैं ना। तो क्या है, पृथ्वी, आकाश और त्रिशूल, नाग और अग्नि, ठीक है ना। ये सब चीजों के बारे में भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। पटना क्या है शॉर्ट में, हाँ ये हमने क्या किया, क्या है मिसाइल, ठीक है। तो भारत के पास ये सारे हैं मिसाइल्स। क्या है भाई, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, त्रिशूल और नाग और आकाश पहले आएगा सर। आकाश पहले, अग्नि बाद, ठीक है ना। इस तरह से है। तो इस तरह से क्या है, इनके नाम है, मिसाइल्स के नाम, ठीक है ना। मैं उस सब की चर्चा आगे मैं आप लोगों से करूंगा। और कुछ चीजें आप क्रूज मिसाइल में मेंशन कर सकते हैं। ये भूमि के समांतर कम दूरी की, और यह सीमा पर ले जाकर उसको दागते हैं, ठीक है ना, क्रूज मिसाइल को। और रडार की सबसे खासियत इसमें क्या है, क्रूज में रडार की डिटेक्ट से दूर रहता है, मतलब उसको जो है रडार डिटेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, क्रूज को है क्या, हाँ बिल्कुल डिटेक्ट नहीं कर पाता जी। नहीं, कुछ उसमें जो है क्रूज में भी है, कुछ बैलिस्टिक में, दोनों है। जैसे उसकी मारक क्षमता के आधार पे ही है ना, कुछ उसमें मारक क्षमता के आधार पे है, ठीक है। तो परवलयाकार आप समझ लेना, प्रोजेक्टाइल जहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे जाके फिर एक पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण आके गिरता है, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और बाकी कहीं से कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए भाई इसमें। क्यों देखिए, अलग अलग मिसाइल्स के बारे में मैं बताऊंगा आपको, कौन कौन से मिसाइल्स हैं, तो उसकी मैं गति बताऊंगा और उसकी मारक क्षमता बताऊंगा, और कुछ चीज़ों को कितना आपके पास आयु दी जा सकती है, ये सारी चीज़ें मैं